हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का अध्याय 4 जियोग्राफी का अध्याय 4 एनसीईआरटी बुक का। गाइस ये हमने हैंड नोट्स तैयार किए हैं, हम ये हैंड एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ये एक प्रकार का गाइस निष्कर्ष पाठ है। हमने एनसीईआरटी बुक का एक एक वर्ड पढ़ा के गाइस पढ़ाकर ये वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए है तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और गाइस यदि आप उन वीडियो को नहीं भी देखते हैं, इस वीडियो को बस देखते हैं गाइस, टाइम नहीं रहता है आपके पास, तो आपको गाइस इसमें भी आप क्लियर हो जाएगा। हमने इसमें गाइस हमने बहुत ज़्यादा डायोग्राम चित्रों का सहारा लेते हुए पढ़ाया है। हम जानते हैं गाइस, क्योंकि हम देखते हैं देखी हुई चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है सुनी हुई चीज़ों की अपेक्षा। इसीलिए गाइस हमने डायोग्राम का बहुत ज़्यादा इसमें समावेशन किया है, जिससे कि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और गाइस हम समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से समझ सकें। सो गाइस ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। गाइस यदि आप एंड तक बने रहते हैं तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कृषि से संबंधित एनसीईआरटी बुक का उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस देखते हैं कृषि के बारे में आप लिखते हैं। गाइस देखिए क्या होता है, कृषि क्या है। कृषि एक गाइस प्राथमिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन ऑप्शन में गाइस छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बन जाता है कि कृषि किस प्रकार की क्रिया है। तो सबसे प्रथम क्रिया अपनी मानी जाती है, क्योंकि खाना तो सबके लिए चाहिए होता है ना, जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न का उत्पादन करती है। कृषि प्राथमिक क्रिया क्यों है? क्योंकि ये हमारे लिए खाद्यान्न, अन्न का मतलब खाने के लिए अन्न। देखिए खाद प्लस अन्न, खाद्यान्न, ठीक है ना। खाने के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं हम इसीलिए कृषि हमारे लिए प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। ये आपको शायद याद हो जाएगा, ये प्राथमिक क्रिया है और ये हमारे लिए अधिकांशतः खाने का खाद्यान्न उत्पन्न करती है। देखिए कृषि के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल में कृषि और अभी की कृषि, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि। इसके आधार पर गई कृषि के अपन 4 प्रकार के बारे में बात करेंगे। देखिए कृषि की एक तो है गाइस प्रारंभिक जीवन निर्वाह। प्रारंभिक जीवन निर्वाह मतलब पहले बहुत पुराने समय, प्राचीन समय जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती थी, ठीक है। अब दूसरा है गाइस गहन जीवन निर्वाह। गहन जीवन निर्वाह क्या होता है गाइस? गहन जीवन निर्वाह इसके बारे में बताएंगे। वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि। देखिए प्रारंभिक जीवन निर्वाह में हम देखते थे गाइस लोगों के एक लोग क्या करते थे। ये गाइस कोई व्यक्ति है और ये व्यक्ति क्या करता था, जैसे कोई ए व्यक्ति है और इसके पास गाइस खेती की कोई कमी नहीं होती थी। क्या कर लेते थे ये लोग? कर्तन दहन प्रणाली के अनुसार खेती करते थे। मतलब कि गाइस ज़मीन की कोई कमी नहीं थी इसके पास, ये कहीं भी बस जाते थे और कहीं भी खेती करने लगते थे, कहीं भी जंगल को जलाते थे ये लोग। प्रारंभिक जीवन निर्वाह में इसी प्रकार खेती की जाती थी। इन लोगों को कोई प्रारंभ में गाइस यही होता था कि ये लोग कहीं भी बस जाते थे, जहाँ गाइस जहाँ चाहा वहाँ पे चले गए। एक जगह की उर्वरता खत्म होने के साथ साथ ये लोग कैसे गाइस दूसरी जगह चले जाते थे। उर्वरक का प्रयोग नहीं करते थे, प्राकृतिक उर्वरक पर निर्भर रहते थे। और साथ में गाइस इनके पास कोई भूमि की कमी नहीं होती थी। इनके माना गाइस इसके 1 खेत 2 खेत बहुत सारे खेत होते थे। क्या होता था? इनके बहुत सारे खेत होते थे, खेत की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। मतलब देखिए इनके 1 खेत ए है, इसका 1 खेत ए है और 1 खेत ए है, 1 खेत ए है, ठीक है ना। इतनी सारी ज़मीन है। या फिर ये जंगल लगे हुए हैं, मान लो आप क्या लगे हुए हैं गाइस, जंगल लगे हुए हैं। और ये लोग क्या करते थे, जंगल को काटते थे और वहीं पे गाइस खेती करने लगते थे, ठीक है ना। इन जंगलों को काटेंगे, जलाएंगे और साफ करेंगे, खेती करने लगेंगे। इसी को गाइस कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। मतलब कि गाइस इन जंगलों को काटा, खेती की 2-3 साल तक खेती की, इसके बाद कहाँ चले गए, इसकी उर्वरता, यहाँ की मिट्टी खराब हो गई गाइस। जैसे ही ज़्यादा उपज नहीं होती थी तो ये दूसरी वाले फील्ड में चले जाते थे और दूसरी जगह गाइस दूसरे वन में गए, वहाँ पे भूमि को साफ किया, काटा और गाइस वहाँ पे खेती की। ये होती है गाइस प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, ठीक है ना। ये होती है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। और गहन जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है? इसको गाइस विभिन्न नामों से भी जाना जाता था। इस कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं कि मतलब कि जहाँ उर्वरता खत्म होने पर दूसरी जगह चले जाना और कुछ समय तक कृषि करना एक जगह और फिर बाद में दूसरी जगह चले जाना, ठीक है ना।
तीसरी जगह चले जाना, चौथी जंगल में, कहीं भी जाकर के खेती करने लगते थे। ज़मीन की कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन अब आती है गाइस गहन जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, हम इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो गहन जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है गाइस, जैसे ही हमने देखा कि एक व्यक्ति था गाइस प्रारंभ में, और एक व्यक्ति की गाइस हम देखते हैं इसकी क्या हुई। ये लोग तो पहले कहीं भी कृषि कर लेते थे। इसके गाइस एक खेत था या फिर गाइस 2 खेत थे, ठीक है ना। तो इसके हुए गाइस कितने, 2 बच्चे हुए, कितने, 2 या 3 तो बच्चे होते ही थे उस समय, 2 4 4 6 तक बच्चे होते थे, कमी नहीं रहती थी इन लोगों को, ठीक है ना। तो इनके इतने बच्चे हुए गाइस। अब इतने बच्चे हुए तो गाइस इन्होंने क्या किया, अपने गाइस आधा आधा, जैसे इनके पास 3 खेत थे तो एक एक खेत दे दिया। पहले तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन गाइस हम देखते हैं अब ये 3 लोगों के गाइस कितने खेत मिले, एक, ठीक है ना। अब गाइस कुछ टाइम बाद क्या होता है, इनके भी बच्चे होते हैं, एक या दो, 3। जब इनके गाइस 3 बच्चे होते हैं तो सोचिए अब इनको भी, इनके पास तो एक ही खेत है ना, अब ये कहाँ से देंगे। तो गाइस इसके लिए क्या करते हैं, इसी खेत के गाइस 3 बंटवारा कर देते हैं। देखिए ये है इसका एक खेत कौन सा है, देखिए इसका एक खेत कौन सा है, ये है, एक खेत है, इसी के गाइस 3 बंटवारा कर देंगे। देखिए बीच से, इससे क्या हुआ, जोतों का आकार घटने लगा। तो गाइस अब इनका गुजारा तो गाइस आसानी से चल रहा था, क्योंकि इनको एक 2 खेत थे इनके पास। लेकिन अब इनके लिए गाइस कैसे चलेगा, खाने के लिए सबके लिए भोजन उतनी ही ज़रूरत होती है ना, चाहे वो पहले के इंसान हो चाहे अभी के इंसान हो। तो ये होती है गहन जीविका निर्वाह कृषि। गहन जीविका निर्वाह कृषि में गाइस इन लोगों ने फिर क्या किया, इसी ज़मीन में गाइस बहुत ज़्यादा उपज बढ़ाने की कोशिश की गाइस, क्योंकि खाना तो बराबर चाहिए है, भले ज़मीन कमती जाए। तो हम देखते हैं अभी भी गाइस क्या हो रहा है, अभी गहन जीवन निर्वाह कृषि की जाती है। मतलब कि देखिए ज़मीन कम है लोगों के पास, लेकिन उसी में उपज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है गाइस कि इनमें जनसंख्या दबाव, मतलब भूमि पर एक प्रकार का दबाव पड़ता है, रासायनिक दबाव पड़ता है गहन जीवन निर्वाह में। गहन जीवन निर्वाह में गाइस ज़मीन कम होती है और उपज ये लोग ज़्यादा लेना चाहते हैं, ठीक है ना। और प्रारंभिक जीवन निर्वाह में क्या देखा, कर्तनदय, उनके पास ज़मीन की कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि गहन जीवन निर्वाह में गाइस, गहन जीवन निर्वाह में इनकी कमी हो जाती है, इनके पास खेत नहीं होते हैं, ये लोग उर्वरता बढ़ाते हैं। और गाइस अब देखते हैं वाणिज्यिक कृषि के बारे में बात करते हैं। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, तो गाइस ये वाणिज्यिक कृषि को देखिए, जो वाणिज्यिक कृषि थी, वाणिज्यिक कृषि को लाने का श्रेय किसे जाता है, वाणिज्यिक कृषि को भारत में लाने का श्रेय जाता है अंग्रेज़ों को। किसको जाता है गाइस, अंग्रेज़ों को जाता है। उन्होंने क्या किया, इसे गाइस व्यापारिक खेती भी कहते हैं। मतलब कि गाइस अभी तो हमने देखा ये जीवन निर्वाह के लिए कृषि कर रहे थे, जीवन निर्वाह मतलब हमारा खाना पीना चलता जाए और हमारे खर्चा चलता जाए। लेकिन वाणिज्यिक कृषि में क्या करते हैं, व्यापार के लिए खेती करते हैं। किसके लिए गाइस, व्यापार करते हैं। बहुत बड़े फील्ड में गाइस एक ही प्रकार की फसल बोकर के क्या करना, उनको बेचना, उद्योग धंधों में बेचना, इसे गाइस वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। इसके बाद आती है गाइस तीसरे नंबर में, देखिए क्या लिखा है, रोपण कृषि करना। रोपण कृषि क्या होती है, देखिए रोपण कृषि ये है, मतलब कि एक एक पौधे लगा करके कृषि करना। कहीं भी ज़मीन पे एक गाइस ज़मीन है, एक गाइस फील्ड है, इसमें एक ही प्रकार की कृषि करना, एक एक पौधा लगाना। और गाइस इस फील्ड में इस वाली प्रणाली को लेकर कौन आया था, रोपण कृषि को। तो रोपण कृषि को लाने वाले भी कौन थे, अंग्रेज लोग थे। उन्होंने गाइस इसमें गाइस इस कृषि में, रोपण कृषि में हम देखते हैं क्या किया जाता है कि इसमें मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों गाइस, क्योंकि एक एक देखिए ये है, एक एक पेड़ लगाया जाता है। जैसे ये धान के पौधे अभी लगा रहे हैं, एक एक खेत से एक एक पेड़ लगाया जाता है। तो अंग्रेज लोग लेके आए थे क्योंकि उन्हें चाय की कृषि करवानी थी। और चाय की कृषि में क्या होता है, मजदूरों की इसमें ज़्यादा संख्या लगती है। और ये गाइस ये भी एक वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, एक प्रकार से, है कि नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं वाणिज्यिक कृषि में व्यापार के लिए कृषि की जाती है, इसमें भी गाइस व्यापार के लिए कृषि की जाती है। मतलब कि गाइस जैसे हम ये लोग चाय के बागान लगाते थे रोपण कृषि में,
तो चाय के बागान जब इतने बड़े खेत में, सॉरी गाइस, देखिए चाय के खेत मतलब चाय का ये खेत है गाइस, तो इसमें चाय के वो लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, चाय के बहुत सारे पौधे लगा रहे हैं। तो गाइस ये पूरी चाय एक व्यक्ति नहीं पी लेगा क्या, नहीं पिएगा। इसको गाइस इसको बेचने के लिए लगाएंगे। इसको पूरी चाय एक खेत की चाय गाइस एक व्यक्ति नहीं पी सकता है क्या, नहीं पी सकता है चाय के लिए। तो ये लोग व्यापार के लिए कृषि की कर रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, और ये लोग इनको यहाँ पे सस्ता मजदूरी भी सस्ता श्रम मिल जाता था, सस्ते लोग मिल जाते थे करवाने के लिए, और गाइस किसी को देना भी पैसा, किसी को नहीं भी देना मजदूरी, ये काम था अंग्रेजों का। तो गाइस ये हुई रोपण कृषि। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि क्या देखी गाइस, इसमें खेतों की संख्या, जमीन की कोई कमी नहीं थी, और ये लोग कहीं भी उर्वरता खत्म होने पर मानसून पर निर्भर रहते थे, पुराने समय की खेती होती थी। और गाइस इसमें हल बल से खेती करते थे, इसमें हल का प्रयोग करते थे, मतलब कि कोई प्रौद्योगिकी विकसित नहीं हुई थी। और गहन जीवन निर्वाह कृषि में क्या देखा हमने, इसमें ज़मीन कम होती है, इसमें छोटे छोटे खेतों का होता है गाइस, इसमें छोटे छोटे खेत होना और क्या होना, उर्वरता बढ़ाई जाती है। इसमें ऊपर से गाइस बहुत सारे रासायनिक जैसे यूरिया, DAP, कीटनाशक डाला जाता है, जिससे कि गाइस उर्वरता बढ़ जाए और क्या हो, उपज बढ़े, ज़मीन तो कम होती है, ठीक है ना। और हमने देखा गाइस वाणिज्यिक खेती में क्या किया जाता है, यह है व्यापारिक कृषि है, व्यापार के लिए कृषि की जाती है। रोपण कृषि देखा, एक एक पौधे को एक बहुत बड़े फील्ड में लगाया जाता है गाइस, बहुत मतलब कि एक ही प्रकार की फसल को बोते हैं ये लोग बहुत बड़े फील्ड में, और गाइस व्यापार के उद्देश्य से ये भी कृषि की जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं गाइस, एक एक कृषि में के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं। देखिए कर्तन दहन प्रणाली, ये है गाइस प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में कैसे करते थे हम इसके बारे में देखते हैं। सो गाइस देख सकते हैं कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह में कृषि की जाती थी, मतलब कि इसमें बहुत देखिए कर्तन दहन प्रणाली, किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके अनाज खाद्य फसलें उगाता है तथा उर्वरता खत्म होने पर उस जमीन की जैसी उर्वरता खत्म हो जाती है तो उस जंगल को जमीन को छोड़ करके जमीन का टुकड़ा दूसरा जमीन के टुकड़े के लिए कृषि करता है, दूसरा जमीन का टुकड़ा खोजता है और वहाँ कृषि करता है। इस कृषि को गाइस यही थी जीवन निर्वाह कृषि। इस कृषि में गाइस ज़्यादा उद्योग धंधों के लिए कृषि नहीं की जाती है, ओनली अपना भरण पोषण और जीवन निर्वाह उनका चलता रहे, इतनी खेती की जाती है गाइस। और हमने क्या देखा, इस कृषि के गाइस विभिन्न जगह पे, मतलब उस समय सभी जगह यह कृषि प्रचलित थी, मतलब कर्तन दहन प्रणाली गाइस सब जगह प्रचलित थी। देखिए दहन में होता है आग, होता है कि नहीं होता है, तो गाइस आग से मतलब कि ये लोग जला लेते थे जंगल को और वहाँ साफ करते थे, वहाँ पे खेती करते थे, इसे कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। भारत में गाइस विभिन्न राज्यों में इनको अलग अलग से नाम से जाना जाता है गाइस। ये सभी जगह प्रचलित थी, विदेशों में भी प्रचलित थी, वहाँ पे अलग अलग नाम दिए गए हैं इस वाली कृषि को। सो गाइस एक एक से उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये है उत्तर पूर्वी राज्यों में से क्या कहा जाता था। उत्तर पूर्वी राज्य का इलाका गाइस ये वाला इलाका है, यहाँ पे गाइस हम देखते हैं इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे, झूम कृषि के नाम से जानते थे। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का एरिया। देखिए मध्य प्रदेश ये है, ये मैप में आप देखिए ये मध्य प्रदेश है। इसको गाइस क्या कहते थे, मध्य प्रदेश में बैबर दाहिया के नाम से जाना जाता था। इसको किस नाम से जाना जाता था, बैबर दाहिया, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है गाइस पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट कौन सा इलाका है हम आपको मैप में बताते हैं। इसको गाइस कुमारी नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को कर्तन दहन प्रणाली को गाइस किस नाम से जाना जाता है, कुमारी नाम से जाना जाता है, ठीक है ना गाइस। ये वाला इलाका है, मतलब कि देखिए ये वाला इलाका, सॉरी ये वाला इलाका गाइस क्या होता है, पश्चिमी घाट होता है। पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता था, इस वाले इलाके में कुमारी नाम से जाना जाता है गाइस। हमने मैप रख के इसलिए बताने की कोशिश की है क्योंकि आपको इससे गाइस मैप भी याद हो जाएगा, और गाइस यदि हम कोई भी चीज़ देख के करते हैं तो हमें ज़्यादातर याद रहता है। इसके बाद देखते हैं गाइस हिमालय क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता था। ये है गाइस हिमालय। देखिए हिमालय क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता था, हिमालय का क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है आपको पता होगा,
होगा। देखिए ये नेपाल के एरिया के पास पड़ता है, हिमालय का क्षेत्र। इस वाले इलाके में गाइस इसको किस नाम से जाना जाता था? खिल के नाम से जाना जाता था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये गाइस ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिए। सो गाइस इसके बाद देखते हैं हम, अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था, विदेशों में किस नाम से जाना जाता था इस कर्तन दहन प्रणाली को। कर्तन दहन प्रणाली आपको समझ में आ गई। एक खेत में गाइस किसी भी जंगल में जाना और वहाँ पे जाकर के उस जंगल के टुकड़ों को साफ करना, मतलब कि पेड़ पौधे लगे होते थे उसमें आग लगाना, आग लगा के उसको साफ करना और साफ करके गाइस वहाँ पे कृषि की योग्य भूमि बनाना, वहाँ पे कृषि करना, ये होती है कर्तन दहन प्रणाली। गाइस देखते हैं इसको विदेशों में किस नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में गाइस मिल्पा नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में गाइस रोका नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया में लदांग नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसको। अब देखते हैं गाइस मैप में देखने की कोशिश करते हैं। सो गाइस देखिए ये है हमारा मैक्सिको का क्षेत्र, मतलब कि देखिए उत्तर अमेरिका में पड़ता है मैक्सिको का क्षेत्र गाइस। इस वाले क्षेत्र को, इस क्षेत्र में गाइस मिल्पा नाम से जाना जाता है मतलब कर्तन दहन प्रणाली को। इसके बाद हमने देखा गाइस साउथ अमेरिका में पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है गाइस ब्राज़ील। कहाँ पड़ता है ब्राज़ील? यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में पड़ता है ब्राज़ील। इसी क्षेत्र को गाइस हम किसके नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन प्रणाली को रोका नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है गाइस? रोका नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देख रहे थे गाइस ये है मध्य अमेरिका, क्या है गाइस? अफ्रीका का क्षेत्र गाइस, मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में देखिए ये वाले क्षेत्र में, अफ्रीका के क्षेत्र में गाइस इसको किस नाम से जाना जाता है? वो है गाइस मसूले नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मसूले नाम से जाना जाता है कर्तन दहन प्रणाली को। इसके बाद गाइस वियतनाम है, वियतनाम में रे नाम से जाना जाता है। सो गाइस अभी हमने देखा कृषि के प्रकारों की बात की, मतलब कि जीवन निर्वाह कृषि के, व्यापार के लिए कृषि। अब गाइस हम देखते हैं इसकी ऋतुओं के आधार पर इनको विभिन्न भागों में बांटा जाता है कि कौन सी कृषि गाइस किस ऋतु में की जाती है, उसके बारे में अपन पढ़। सो गाइस देखते हैं भारत की ऋतुओं के आधार पर कृषि, ठीक है ना। भारत की प्रमुख तीन ऋतुएं हैं जिनके आधार पर गाइस कृषि की जाती है। 3 ऋतुओं में मुख्य कृषि की जाती है। कौन कौन सी कृषि गाइस? देखिए एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल और एक होती है जायद की फसल। ये गाइस 12 महीनों में गाइस ये तीनों फसलों का बोया जाता है, उसी के आधार पर गाइस हमारे यहाँ कृषि की जाती है। सो गाइस देखते हैं हम तीनों फसल के बारे में, तीनों ऋतुओं के बारे में। खरीफ की फसल में क्या बोया जाता है? कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं? तो गाइस देखिए खरीफ की फसल मुख्य रूप से गाइस क्या है? चावल क्या है गाइस? एक खरीफ की फसल है। देखिए चावल को मुख्य रूप से खरीफ की फसल कहा जाता है, मतलब कि मुख्य फसल क्या है। और गाइस ये खाद्यान्न में भी प्रमुख रूप से हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल अनाज है, वो कौन सा है? वो चावल है। ये भी बन जाता है क्वेश्चन। तो गाइस देखिए खरीफ की फसल में चावल के बारे में बात करते हैं। ये गाइस कब बोया जाता है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस देखिए खरीफ की फसल जो बोई जाती है वह जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। देखिए जून जुलाई में बोई जाती है और गाइस सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, ठीक है ना। सितंबर अक्टूबर में गाइस इसको काट लिया जाता है। तो जून जुलाई गाइस खरीफ की फसल को याद रखने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए खरीफ का मतलब क्या होता है गाइस? खराब मौसम। आप इससे रिलेट करिए। तो गाइस खराब मौसम बच्चों के लिए कब होता है? आप ही ध्यान करिए, क्योंकि खराब मौसम बच्चे लोग कब मानते हैं? जब उनको स्कूल जाना पड़ता है गाइस, और उसी समय क्या होता है? कीचड़ होता है रास्ते में, होता है कि नहीं होता है? तो ये कब आता है गाइस? जब कीचड़ भी होता है और उनको स्कूल भी जाना पड़ता है। तो ये मौसम आता है गाइस उनको जून जुलाई में, क्योंकि स्टार्टिंग जून जुलाई की कब होती है? और उसी समय बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। बच्चे रोते हुए जाते हैं गाइस स्कूल, क्योंकि कीचड़ भी रोता है। तो कीचड़ मत से हो जाएगा खराब मौसम। और कब आता है गाइस खराब मौसम? जून जुलाई में आता है, ठीक है ना। और गाइस 2-3 महीने बाद तो काट ही ले जाएगी, 3 महीने बाद। तो देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर,
3 महीने हो गए ना, और काट ली 4 महीने की समथिंग पर, यदि हम जून से लगाएं तो, ठीक है ना। तो जून जुलाई में गाइस ये बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके बाद चावल, मक्का और कपास, बाजरा, ये का क्या है गाइस, ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल मानी जाती है। कौन कौन सी बोई जाती हैं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंग, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ कहाँ बोई जाती है गाइस, तो ये पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में प्रमुख रूप से बोई जाने वाली फसल होती है। कौन सी गाइस, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में बोई जाने वाली, कोंकण तट में बोई जाने वाली प्रमुख फसल होती है चावल की, ज्वार की और खरीफ की फसल, ठीक है ना। खरीफ की फसल पश्चिम बंगाल, अभी हम मैप से बता देंगे आपको। देखिए देखते हैं, अब देखते हैं गाइस रबी की फसल। इसके बाद आती है कौन सी, रबी की फसल। रबी की फसल गाइस कब बोई जाती है, तो रबी की फसल गाइस जैसे ही इसकी फसल खरीफ की फसल काटा जाता है, देखिए खरीफ की फसल को कब काटा जाता है, सितंबर अक्टूबर में लास्ट में गाइस अक्टूबर में काट लिया जाता है किसी भी हाल में। और अक्टूबर में काटने के बाद इसके बाद आती है रबी की फसल, ठीक है ना। जैसे ही खराब मौसम निकलता है, उसके बाद निकलती है गाइस सुहानी धूप। निकलती है कि नहीं निकलती, तो धूप कौन देता है, सूर्य भगवान देते हैं। तो देखिए सुहानी धूप निकलती है सूर्य भगवान के द्वारा। तो गाइस सूर्य किसको कहा जाता है, रबी को गाइस सूर्य का पर्यायवाची क्या है, रबी है। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। खरीफ की मौसम के बाद आता है रबी की फसल। तो रबी खरीफ का मौसम कहाँ तक चला, सितंबर अक्टूबर में चला। इसके बाद आया कौन सा, सितंबर अक्टूबर के बाद गाइस आया रबी की फसल। रबी की फसल में क्या बोया जाता है गाइस, प्रमुख आप सोचिए सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल हमने बताया था कि चावल है। और दूसरे नंबर की खाई जाने वाली भारत की फसल कौन सी है, तो वो है रबी की फसल, जिसको हम गेहूं कहते हैं। गेहूं गाइस मतलब कि ज़्यादा खाई जाने वाली प्रमुख फसलें मानी जाती हैं, चावल, गेहूं, ठीक है ना, भारत में। और गाइस जैसे ही खरीफ की फसल निकलती है तो कौन आता है, रबी की फसल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप इससे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो अक्टूबर दिसंबर से गाइस यदि हम 3-4 महीने की बात करें तो देखिए दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने के बाद गाइस ये काट ली जाती है, ठीक है ना। तो देखिए अप्रैल जून में यह काट ली जाती है और अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है। इसके साथ गाइस कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, किन किन को गाइस हम रबी की फसल कहेंगे, तो देखते हैं गाइस। इनको गाइस गेहूँ है, चना है, सरसों है, सरसों है, ठीक है ना। गेहूँ, मटर, जौ, चना, सरसों, ठीक है। ये है गाइस हमारी खरीफ की फसलें। गाइस हमने फर्स्ट में देखा रबी की फसल क्या है, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चावल। फिर क्या है, खरीफ की फसल ये थी, रबी की फसल ये है, ठीक है ना। और इसके बाद बोई जाती है, ऐसे आप रिलेट कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं ये कहाँ कहाँ बोई जाती है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये कहाँ कहाँ बोई जाती है, ये हम देखते हैं उत्तर पश्चिमी इलाके में बोई जाती है। उत्तर पश्चिमी का इलाका हम अभी गाइस इसको क्लियर कर देंगे मैप में। देखिए उत्तर पश्चिम में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली प्रमुख फसल है। ये भी गाइस हम देख रहे थे ये पूर्व के क्षेत्र में बोई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि असम और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, और ये भी गाइस कोंकण तट में बोई जाती है। ये भी गाइस ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के मतलब कि ऊपर बोई जाती है, उत्तर पूर्व में, ये गाइस दक्षिण में भी चली जाती है। इसके बाद देखते हैं गाइस हम जायद की फसल। अब गाइस आता है जायद का नंबर। अब गाइस अब कौन सा टाइम बचा आप ही सोचिए। आगे खरीफ मौसम वाली, जैसे ही खराब मौसम आया उसने बोया शुरू किया हमने, फिर बोया गाइस रबी की फसल को। रबी की फसल के बाद आता है जायद की फसल का नंबर। जायद मतलब आप सोचिए गाइस, इससे एक हमें ट्रिक याद आ रही है, हमें लग रहा है कि आपको बता दिया जाए। देखिए जायद की फसल में गाइस ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो गाइस मेन चीज़ें क्या होती हैं खाने के लिए, कुछ नहीं हो तो गाइस चावल और रोटी तो होना ही चाहिए। इसके बाद गाइस हमें एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो हम लोग क्या बोल लेते हैं,
फल और सब्जियां भी उगाते हैं कि नहीं उगाते हैं। तो गाइस जैसे तरबूजे हैं, खरबूजे हैं गाइस, ये एक्स्ट्रा वाला टाइम खाना होता है। लेकिन मेन खाना यदि हम बात करें तो वो गेहूं और चावल होता है। तो इसके बाद गाइस ज़्यादा से आप रिलेट कर दिए कि ज़्यादा एक्स्ट्रा के रूप में हम क्या लेते हैं, मतलब प्रोटीन विटामिन लेने के लिए हम खरबूज भी लेते हैं और विभिन्न प्रकार की सब्जियां लेते हैं। तो गाइस सबसे बाद में कौन सी फसल आएगी, ज़्यादा वाली, एक्स्ट्रा टाइम में हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। पहले खरीफ, फिर रबी, और फिर जैसे ही खरीफ मौसम गया गाइस, खराब मौसम को किसने हटाया, रबी ने। रबी मतलब कि सूर्य भगवान ने। फिर बाद में आया कौन, जायद की फसल एक्स्ट्रा। जैसे ही खराब मौसम गए सूर्य भगवान ने हटा दिया, रबी आई, रबी का टाइम आया। रबी के बाद कौन आया, अब लोग ज़्यादा खाने की इच्छा कराते हैं कि हमें ज़्यादा प्रोटीन और बसा सब कुछ मिल जाए। तो गाइस इसके बाद ये हम देख रहे थे, इसमें कब आया था, अक्टूबर दिसंबर से अप्रैल जून के बाद कौन सा टाइम आता है, उसी में बोई जाएगी ज़्यादा टाइम की फसल, ज़्यादा। तो कौन सा टाइम आया गाइस, इसमें जून जुलाई का टाइम आता है। देखिए अभी ये जून जुलाई के मतलब जैसे ही अप्रैल का टाइम निकलता है गाइस, तो ये वाली फसल बो दी जाती है, जायद की फसल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कौन कौन सी फसल आती हैं गाइस, खरबूजे, केरे, खरबूजे हैं, तरबूजे हैं, सब्जियां हैं। ये कौन सी फसल हैं गाइस, एक जायद फसल मानी जाती हैं। इसके बाद देखते हैं गाइस, ये लगभग सभी क्षेत्रों में गाइस बोई जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सब्जियां तो गाइस हर क्षेत्र के लिए ज़रूरी होती हैं कि नहीं होती हैं। तो लगभग ये थोड़ी बहुत सब्जियां तो सभी जगह उगाई जाती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऋतुओं के आधार पर हमने 3 प्रकार की ऋतु देखी, कौन कौन सी, खरीफ, रबी और जायद की फसलों के आधार का वर्णन किया। इसके बाद हमने इनके बोने का टाइम बताया। सबसे पहले कौन सी फसल आती है गाइस, खरीफ मौसम आता है। खरीफ मतलब कि गाइस खराब मौसम, इसे रिलेट किया था। और जून जुलाई और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। सितंबर अक्टूबर क्या आता है, अक्टूबर दिसंबर का मंथ आता है, इसमें गाइस रबी की फसल बोई जाती है। रबी की फसल के बाद गाइस आता है कौन, जायद की फसल एक्स्ट्रा वाली। तो जून जुलाई अगस्त में बोई जाए, मतलब कि जून में बोई जाती है, अप्रैल जून में बोई जाती है, हमने अप्रैल लिखना भूल गए हैं। और जुलाई तक गाइस से काट ली जाती है। जैसे मूंग उड़द की फसल बोई जाती है कि नहीं बोई जाती है गर्मियों के टाइम पे। सो गाइस अभी हमने देखा, इसके पहले क्या देखा था गाइस, जीविका निर्वाह के आधार पर कृषि के प्रकार देखा था कि गाइस एक तो प्रारंभिक जीवक निर्वाह और गाइस रोजगार के आधार पर कृषि देखा था। दूसरा देखा गाइस फसलों के आधार पर कृषि, अब मतलब ऋतुओं के आधार पर कृषि। अब देखेंगे गाइस फसलों के आधार पर कृषि के कितने प्रकार होते हैं। देखिए फसल के आधार पर, फसल के मतलब कि जैसे कि खाद्यान्न फसल। अब फसल कितने प्रकार की होती हैं गाइस, एक तो गाइस हमने देखा भी ऋतुओं के आधार पर। अब देखते हैं अनाज के आधार पर गाइस, अनाज के आधार पर फसलों के प्रकार देखते हैं। अनाज के आधार पर फसल के भी गाइस 2 प्रकार होते हैं। एक होती है गाइस खाद्यान्न वाली फसल और एक होती है अखाद्य फसल। अखाद्य फसल मतलब कि गाइस कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको खाया जाता है और कुछ फसलें कोई खाने के काम नहीं आती हैं, बल्कि गाइस किसी और चीज़ के काम आती हैं। जैसे अखाद्य फसल को, खाद्य फसल कौन कौन सी है, जैसे चावल, गेहूँ, सब्जी, ये सब क्या है, खाद्य फसल हैं। लेकिन गाइस अभी हमने इनमें देखा अखाद्य फसल भी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कपास है। कपास गाइस जूट है, ये क्या है, इसको खाया नहीं जाता है, बस इसके कपड़े बनाए जाते हैं, रेशे बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे सूती का कपड़ा कपास से बनता है कि नहीं बनता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस खाद्य फसल में भी हमने देखा, एक होती है खाद्य और एक होती है अखाद्य, इनके बारे में हमने जान लिया। देखिए खाद्य फसल में भी गाइस 2 प्रकार की होती हैं। एक गाइस हम देखेंगे अन्न के आधार पर, अन्न के आधार पर में से जैसे चावल है, गेहूं है, ये क्या है, अनाज हैं, अनाज के आधार पर खाद्य फसलें। और एक देखेंगे गाइस गैर अनाजी फसलें, जिसको हम मतलब अनाज नहीं कहेंगे, ठीक है ना। गैर अनाजी फसलें कौन कौन सी हैं गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं चाय भी हम क्या करते हैं, पीते हैं, पीने के काम आती है, मतलब खाने पीने के काम आती है। चाय के बाद हम देखते हैं गाइस कॉफ़ी भी क्या है, ये अनाज तो नहीं है, इसको अनाज तो नहीं कहा जा सकता। और तीसरी हम देख सकते हैं गाइस चाय, कॉफ़ी, इसके बाद गाइस तिलहन वाली फसलें, इनको गाइस अनाज नहीं कहेंगे लेकिन खाने पीने के काम आएंगी। इसलिए गाइस खाद्य फसलें तो रहेंगी लेकिन खाद्यान्न नहीं रहेंगी, ठीक है ना। इसके बाद और अभी हम देखते हैं गाइस दूसरा प्रकार कौन सा देखा हमने, दूसरा प्रकार गाइस पहला अन्न के आधार पर, मतलब अनाज के आधार पर, जैसे चावल है, गेहूं है, ये क्या है, अनाज के आधार पर फसलें हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो गाइस देखते हैं अभी अनाज के आधार पर फसलों को गाइस
किस प्रकार हम लिख सकते हैं। देखिए चावल क्या है, एक हमारी अनाज वाली फसल है, खाने वाली खाद्यान्न फसल है, ठीक है ना। तो गाइस इसके लिए हम विभिन्न यदि क्वेश्चन आ जाता है कि चावल के बारे में गाइस कैसी भौगोलिक परिस्थिति होनी चाहिए, कहाँ चावल उगाया जाता है, किस स्थिति में उगाया जाता है, तो इसके लिए गाइस तापमान की कितनी ज़रूरत होती है, हम इसके तापमान के आधार पर लिखेंगे। इन सभी फसलों में लिख सकते हैं गाइस, इसको क्वेश्चन बना सकते हैं। गेहूं में तापमान की कितनी ज़रूरत होती है, तो तापमान के आधार पर, या फिर चावल में कितनी वर्षा की ज़रूरत होती है, चावल में गेहूं में कितनी वर्षा की ज़रूरत होती है, किस मिट्टी में उगाई जाती है ये फसलें, कौन फसल किस मिट्टी में उगाई जाती है, किस क्षेत्रों में उगाई जाती है, ऋतु के आधार पर भी। इन गाइस 4 आपके कीवर्ड हो जाएंगे यदि क्वेश्चन आ जाता है तो, कि मतलब इन गाइस 4 वर्डों में गाइस एक एक लाइन भी लिख सकते हैं आप, कि जैसे तापमान उसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री ऊपर होना चाहिए। फिर आपने डाला वर्षा, वर्षा का लिखा गाइस कि इसमें 100 डिग्री सेल्सियस से वर्षा चाहिए होती है। इसके बाद गाइस आपने मिट्टी डाला, और मिट्टी के बाद गाइस आपने एक या 2 लाइन लिख दी, तो आपकी बहुत सारी लाइन बन जाएंगी और आपका बहुत बड़ा आंसर तैयार हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम हो या फिर गाइस हम देखते हैं मेंस एग्जाम हो, इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको एक प्रकार से गाइस ज़्यादा याद करना भी नहीं पड़ेगा, और आप एक एक वर्ड याद रखेंगे और आप बहुत बड़ा आंसर लिख करके ले जाएंगे। ये गाइस हमने देखा था, ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि चावल के लिए कैसी भौगोलिक परिस्थिति होना चाहिए, इसीलिए हमने गाइस सारे इसके एक प्रकार से गाइस डिवाइड किया है। तापमान के आधार पर हम बता देंगे, तो तापमान डालेंगे और गाइस एक एक लाइन इसकी लिख देंगे कि इसमें 1 या 2 लाइन कि तापमान इतने से इतने चाहिए है, ठीक है ना। इसके बाद वर्षा, मिट्टी सभी को एक एक लाइन डाल के डाल सकते हैं। तो गाइस आप देखिए तापमान कितनी ज़रूरत होती है, 25 से 27 डिग्री। इसमें वर्षा की कितनी ज़रूरत होती है, हमने तो गाइस ये अपने फैक्ट के रूप में आप आसानी से गाइस इतना बस लिखा है जिससे आपको याद हो सके। आप इस प्रकार लिखिए कि चावल के लिए 100 डिग्री सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो गाइस इसके अधिक वर्षा, अधिक तापमान की ज़रूरत होती है, इससे कि आपकी 2 लाइन तो बन जाएंगी। इसी प्रकार गाइस मिट्टी में हमने गाइस इतना बस लिखा है कि देखिए इसके लिए गाइस जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। किस मृदा की, जलोढ़ मृदा। अब बोलेंगे आप जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, तो गाइस नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मिट्टी ही क्या कहलाती है, जलोढ़ मृदा कहलाती है। इसके साथ में गाइस धूल, कंकड़ और ऊपर की उर्वरकता आ जाती है, जिससे गाइस हमारी भूमि क्या बन जाती है, ज़्यादा उर्वरक वाली बन जाती है, ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। इसके लिए गाइस यदि कहीं पे गाइस आप बोलेंगे कि वहाँ पे नदियाँ ही नहीं हैं तो क्या वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, तो गाइस बांध बने हैं, तो उसके लिए गाइस ज़्यादातर किस मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, लाल पीली मिट्टी में भी कृषि वाली की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद देखेंगे मिट्टी के बाद हो गया कौन से क्षेत्र में उगाई जाने वाली चावल। सर्वाधिक गाइस हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में उगाई जाने वाली फसल है चावल, क्योंकि हमने देखा कि पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र जो होता है वो जलोढ़ मृदा गाइस उसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी मिट्टियाँ जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र से आती हैं वो आकर के कहाँ गिरती हैं गाइस, पश्चिम बंगाल में आकर के बंगाल की खाड़ी में गाइस गिरती है, जिससे कि गाइस वो बहुत सारी जलोढ़ मृदा लेकर के आती हैं और गाइस वहाँ की भूमि उर्वरक होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाने वाला क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल। गाइस इसमें हमने देखा वर्षा की 100 डिग्री की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको किस ऋतु में उगाया जाता है, वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। हमने देखा था जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। और इसका विशेष क्या है गाइस, यह विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो है गाइस दूसरा स्थान में चावल आता है। इसके बाद देखते हैं गाइस गेहूं का उत्पादन। इसी प्रकार आप गेहूं का भी यदि आप रख पाते हैं याद तो लिख सकते हैं, मिट्टी के आधार पर लिखेंगे, तापमान के आधार पर लिखेंगे, कौन सी ऋतु में उगाया जाता है, तो आपकी कम से कम गाइस 4-5 हेडिंग बन जाएंगी और आप आसानी से इतने मतलब कि इतना सा याद रख के और आप बहुत बड़ा आंसर को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। 4-4, 5-5 लाइन बन जाएंगी, 1-1, 2-2 लाइन बना ले जाएंगे तो आप बहुत बड़ा आंसर तैयार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसके बाद फैक्ट्री चीज़ें यदि आपको जैसे वनडे एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसीलिए हमने इनको भी ऐड किया है। देखिए यह चावल पकाने के लिए उच्च तापमान की ज़रूरत होती है गाइस, स्टार्टिंग में ज़्यादा तापमान हो या ना हो, इसीलिए हम देखते हैं जब अप्रैल का टाइम आता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान रहता है गाइस, उच्च तापमान रहता है। और उसी टाइम पे गाइस गेहूँ की कृषि क्या हो जाती है, तैयार होती है, ठीक है ना। तो उसी टाइम काटा जाता है गेहूँ की कृषि को। सितंबर अक्टूबर में बोया
बोया जाता है और अप्रैल के माह में काट लिया जाता है। इसके लिए भाई गाइस हम देखते हैं कि कितनी वर्षा की ज़रूरत होती है, 75 सेंटीमीटर। चावल के लिए हमने देखा था 100 सेंटीमीटर। ये गाइस कौन सी मिट्टी में उगाया जाता है, तो गाइस ये वाला उगाया जाता है काली मिट्टी में। गेहूँ ज़्यादा अच्छा होता है। काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल होती है क्या, गेहूँ। इसमें गाइस काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है आपको पता होगा, ये दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र वाला एरिया। तो यहाँ पे गाइस ये काली मिट्टी ज़्यादा होती है। इसके बाद देखते हैं ये उत्तर पश्चिम में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम गाइस वही है पश्चिमी क्षेत्र, और हमारे जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश के गाइस वहाँ मतलब कि पश्चिमी साइड वाला एरिया। और गाइस हम देखते हैं हमारे नीचे जो क्या है दक्षिण है, दक्षिण में गाइस जो महाराष्ट्र वाला एरिया उत्तर पश्चिम का एरिया है, ठीक है ना। शीत ऋतु में गाइस ये गाइस उगाया जाता है। शीत ऋतु गाइस जो ठंडी का मौसम होता है उसी को हम शीत ऋतु कहते हैं, और उसी टाइम गाइस शीत ऋतु होती है। जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है तो जून जुलाई पूरी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये मेन ठंड का टाइम होता है शीत ऋतु का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 5 पॉइंट ये आप 5 पॉइंट लिखेंगे और अपना आंसर लिख ले जाएंगे। जैसे कि इसमें गाइस उच्च तापमान, 75 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा, काली मिट्टी, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में उगाया जाता है, और शीत ऋतु। इसका गाइस मेन चीज़ क्या है, भारत में विश्व में यह इसका स्थान गाइस दूसरा स्थान में है। पहले स्थान में किसका आता है विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए गाइस, तो वो है चीन। चीन का गाइस पहला स्थान आता है गेहूं उत्पादन के लिए, और दूसरा आता है हमारे भारत का। अब देखते हैं गाइस मक्का गाइस हम देखते हैं मक्का के बारे में। मक्का कौन सी फसल है आएंगे आप ये बता दें हम आपको। तो मक्का होती है गाइस हमारी खरीफ की फसल, और किसी किसी इलाके में गाइस ये मक्का है वो कहाँ पे उगाया जाता है हम देखते हैं, वो किसी रबी और खरीफ दोनों की फसलों में भी उग सकता है, ठीक है ना। तो मक्का आप देख सकते हैं ये है मक्का, ठीक है। ये हम देखते हैं अपने धान या फिर चावल की कृषि के साथ ही बोया जाता है। इसके लिए गाइस किस मिट्टी की ज़रूरत होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा। पुरानी जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं आपको एक क्लियर कर दें। जैसे कि गाइस नदियों के द्वारा बहाई कर लाई गई मिट्टी में गाइस जो कहीं कहीं गाइस जो जमी हुई मिट्टी रहती है उसमें ये पुरानी जलोढ़ मृदा गाइस, तो हर बार लाई गई मिट्टी में तो हम देखते हैं चावल भी गाइस जलोढ़ मृदा में उगाया जाता है, लेकिन गाइस इसके लिए पुरानी जलोढ़ मृदा की ज़रूरत होती है। मतलब कि ये अभी के द्वारा ना भी लाई गई हो, पुरानी वाली जलोढ़ मृदा हो, उसमें भी हमारा मक्का उग जाता है। इसका क्षेत्र देखते हैं हम, सर्वाधिक मक्का गाइस कर्नाटक में उगाया जाता है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, तेलंगाना के क्षेत्र में उगाया जाता है। इसमें हम मैप में क्लियर करेंगे कि किस क्षेत्र में, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो कहाँ पे गाइस दक्षिण वाला इलाका, क्योंकि हम देखते हैं दक्षिण साइड पाया जाता है हमारा कर्नाटक। इसके बाद मध्य प्रदेश हमारा बीच में ही पाया जाता है, यूपी उत्तर में पाया जाता है, बिहार उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, तेलंगाना दक्षिण का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है अभी तेलंगाना। वर्षा ऋतु में गाइस ये उगाया जाता है, कहीं कहीं गाइस शीत ऋतु में भी उगाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं गाइस दालों की स्थिति। दाल गाइस हम दाल के बारे में पढ़ते हैं, तो गाइस हम देखते हैं दाल हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन देती है, प्रोटीनदायक है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। गाइस अब दाल जो होती है, जो विभिन्न प्रकार की दालें आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने दालों को भी रखा है, ठीक है ना। तो दालें हम देखते हैं, दालें क्या होती हैं गाइस, सर्वाधिक प्रोटीन देने वाली चीज़ होती है, सर्वाधिक प्रोटीनदायक होती है। क्योंकि हम देखते हैं जो लोग मांसाहारी नहीं होते हैं, शाकाहारी होते हैं, मांस नहीं खाते हैं, तो उनको गाइस दाल वो अपने भोजन में दाल मुख्य रूप से रखते हैं, क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत तो सबको होती है, वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। तो गाइस दाल के द्वारा उन्हें प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है। और गाइस हम देखते हैं प्रोटीन भी किससे, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन अम्ल जो होते हैं तो गाइस प्रोटीन से होते हैं। तो गाइस हम देखते हैं वातावरण में तो हमारे 78% गाइस क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन हम देखते हैं उसका यूज बहुत कम हो पाता है, क्योंकि गाइस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, उर्वरक बढ़ाने का काम गाइस दाल ही करती हैं। जो फलीदार होती है वो ही गाइस वातावरण से उनकी जड़ों में गाइस जो दाल होती है गाइस, इनकी दाल की जड़ों में क्या पाया जाता है, बैक्टीरियम पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, जो वातावरण से नाइट्रोजन मिलती है उसका स्थिरीकरण करता है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से नाइट्रोजन को नहीं लिया जा सकता। इसके बाद देखते हैं दालों की कहानी गाइस, यह कहाँ पे पाई जाती है, सर्वाधिक दाल गाइस हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उत्पादन है।
इसके बाद गाइस मध्य प्रदेश के जस्ट गाइस ऊपर हम देखते हैं उत्तर पश्चिम साइड गाइस, जो पश्चिम साइड राजस्थान पड़ता है, वहाँ पे गाइस हमारी दाल का उत्पादन किया जाता है। फिर महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, कर्नाटक में, इसका इस प्रकार नंबर है भारत में। ठीक है ना। ये शुष्क ऋतु में उगाई जाने वाली फसल होती है। इसके बाद देखते हैं गाइस दाल का स्थान, जो गाइस विश्व में देखा जाए तो सबसे प्रथम स्थान है भारत का। सर्वाधिक दाल उगाई जाती है गाइस विश्व में भारत में। सो गाइस ये हमने जो मैप बनाया है, आप इसमें देख सकते हैं कि विभिन्न फसलों का उत्पादन कहाँ पे सर्वाधिक किया जाता है। तो देखिए चावल का फसल उत्पादन कहाँ किया जाता है सर्वाधिक, हम देख रहे हैं ये है गाइस पश्चिम बंगाल का एरिया। कौन सा एरिया है गाइस? ये पश्चिम बंगाल का एरिया। पश्चिम बंगाल में हमने देखा था सभी जगह से आकर के गाइस जो नदियाँ हैं वो आकर के यहीं पर गिरती हैं, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, अरब खाड़ी गाइस। ये हमारा दक्षिण वाला एरिया क्या है, ये इस साइड का एरिया है गाइस। ये पूरा कहाँ से भरा हुआ है गाइस? ये समुद्र से भरा हुआ है, ये समुद्र से भरा है। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे अरब सागर है। ये पूरा दक्षिण का एरिया किससे भरा होता है? समुद्र से घिरा होता है। इसीलिए गाइस इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है। और गाइस हम देख रहे हैं चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है गाइस? एक्स्ट्रा बता देते हैं, क्योंकि आप इसी प्रकार यदि आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बताते जाएंगे तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से उन चीज़ों को भी समझ जाएंगे। जो कि गाइस यदि अपन इकट्ठा पढ़ने को बैठते हैं वही चीज़ तो गाइस याद नहीं होती है, और यदि कहीं कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं तो हमें याद आसानी से हो जाता है। तो देखिए ये चावल है, चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। ये है गाइस पश्चिम बंगाल का एरिया। इसके बाद देखते हैं हम गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे किया जाता है। तो हमने देखा था जो गेहूँ का उत्पादन है वो सर्वाधिक हम देखते हैं यूपी वाले और पंजाब वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे? गन्ना और गेहूँ का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ये है गाइस हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं ये है बाजरा। बाजरा का उत्पादन कहाँ किया जाता है? राजस्थान में। और गाइस ये है मूंगफली। गाइस ये मूंगफली के बारे में अपन पढ़ेंगे। मूंगफली भी क्या है? एक मतलब कि खाद्य फसल है, जिसमें कि गाइस हम देखते हैं गैर अनाजी फसल है। ठीक है ना। इसके बाद हमने मक्का के बारे में पढ़ा था। देखिए यही है मक्का। मक्का ये है गाइस हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पे गाइस दालों का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोयाबीन दाल, सोयाबीन है, सोयाबीन का भी उत्पादन किया जाता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, और दाल का उत्पादन भी किया जाता है। इसके बाद देखा हमने मक्का। मक्का का उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। देखिए माँ है और माँ से गाइस होता है महाराष्ट्र, आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हमने देखेंगे गाइस जो गैर अनाजी फसल क्या है? कॉफ़ी है। कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ किया जाता है? देखिए का से कर्नाटक, का से कॉफ़ी और का से कर्नाटक। ठीक है, आप इससे याद रख पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे गाइस गन्ना का उत्पादन यहाँ भी सर्वाधिक, यहाँ भी किया जाता है और यहाँ भी किया जाता है। ठीक है ना। और गाइस हम देखेंगे कपास का उत्पादन सर्वाधिक जो किया जाता है वो है गाइस हमारा ये गुजरात। यहाँ पे गाइस मूंगफली का उत्पादन भी सर्वाधिक किया जाता है। इसके बाद यहाँ भी कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे गाइस और क्या है गाइस, ये है जम्मू कश्मीर का इलाका। जम्मू कश्मीर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो गाइस हम देखते हैं जो केसर का उत्पादन किया जाता है हमारे भारत में, तो वो है जम्मू कश्मीर में। ओनली जम्मू कश्मीर में ही हमें केसर मिल पाता है। ठीक है ना। और इसके बाद हम देखेंगे गाइस जो केरल है, केरल में गाइस केले का उत्पादन भी किया जाता है। आप ये ध्यान रखना। ये क्या है? बागवानी फसल है, लेकिन हम अभी बता देते हैं क्योंकि हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। तो केरल में हमने क्या देखा? रबड़ का उत्पादन और रबड़, नारियल, केला। ठीक है, रबड़, नारियल, केला। इसके बाद हमने और क्लियर कर लिया। देखिए यहाँ पे है ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? तो ये क्षेत्र है गाइस हम देख रहे हैं पंजाब वाला क्षेत्र है। राजस्थान के ऊपर हम देखते हैं पंजाब, और यहाँ पे गाइस हरियाणा है। यहाँ पे भी गाइस जो हम देखेंगे गाइस जो गेहूं का उत्पादन है, तो ये गेहूं के उत्पादन के लिए क्या पानी की 75% बारिश की ज़रूरत होती है, और नहरों के द्वारा भी गाइस यहाँ से नहर गई हुई है, इंदिरा गांधी नहर गई है। इसके कारण गाइस यहाँ का इलाका भी उपजाऊ है। और पंजाब में हम देखते हैं 5 नदियों का शहर कहा जाता है, वहाँ पे 5 नदियाँ निकलती हैं। तो गाइस हम देख रहे हैं वहाँ पे इसीलिए ज्वार की फसल का उत्पादन किया जाता है।
इसके बाद हम देख रहे थे गाइस जूट। जूट क्या होता है इसके बाद में हम बता देंगे, अभी वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए जूट का उत्पादन भी सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, हमारे पश्चिम बंगाल में। और चावल का उत्पादन। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि हमने ये फसलों का उत्पादन के लिए गाइस अलग से नक्शे में बताने की कोशिश की है और लिखा हुआ है। इसके बाद गाइस देखिए चाय का तो भूल ही गए। चाय सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है, हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, मतलब कि जैसे असम है, असम में सर्वाधिक चाय बनाई जाती है। और कॉफ़ी कहाँ बनाई जाती है, कर्नाटक में। ठीक है, अभी हमने देखा फसलों के प्रकार में खाद्यान्न फसल और अखाद्य फसल। खाद्य फसल में हमने कौन कौन सी फसलें देखा, खाद्यान्न फसलें देखा हमने, और एक देखेंगे गाइस गैर अनाजी फसल। तो खाद्यान्न फसल कौन कौन सी होती हैं, चावल, गेहूं, दाल, मक्का। ये क्या है, अनाज वाली फसलें हैं, इनको हम अनाज कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो खाई तो जाती हैं लेकिन उनको अनाज नहीं बोला जाता है, ठीक है ना, तो वो गाइस गैर अनाजी फसलें कहेंगे। तो गाइस देखिए ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो गैर अनाजी फसल है और एक है बागवानी फसल। बागवानी फसल गैर अनाजी फसल कौन सी है गाइस, जिसको हम अनाज नहीं कहते हैं लेकिन वो खाद्यान्न फसल है, ठीक है ना। तो गाइस देखिए गन्ना क्या है, खाया जाता है कि नहीं खाया जाता, खाद्यान्न तो है, खाने वाली खाद्य फसल तो है, खाद्य फसल है, लेकिन इसको खाद्यान्न नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, अनाज नहीं बोलेंगे, अन्न नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये अन्न नहीं है, अनाज नहीं है, है ना। तो गन्ना के बारे में पढ़ेंगे, ऐसी फसल एक है। दूसरी हम देखेंगे गाइस, पहली फसल गन्ना, दूसरी तिलहन, तीसरी चाय और चौथी कॉफी। क्या है, इनको अन्न नहीं बोलेंगे लेकिन ये भी क्या है, खाने वाली खाद्य फसल है, गैर अनाजी फसल है। तो एक एक से गाइस इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, बागवानी फसल। बागवानी फसल में हमने देखा जो सब्जी है, फल फूल हैं, जो बागों में बो लगाया जाता है, उनको बागवानी फसल कहेंगे। इनको भी खाया जाता है लेकिन अन्न नहीं बोला जाता, अनाज नहीं बोला जाता। गाइस देखते हैं गन्ना के बारे में, हम डिटेल से बात करते हैं इन चारों फसलों के बारे में। कौन कौन सी है, गन्ना है, तिलहन है, चाय है और कॉफ़ी है, ठीक है। देखिए जैसे गन्ना है, गन्ना तो आप जानते ही होंगे, हमने इसका डायग्राम लगाया हुआ है साथ में, क्योंकि हमें कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। तो गन्ना गाइस कब बोया जाता है, हम देखते हैं। गन्ना गाइस साल भर फसल उगती है इसकी, ठीक है ना, मतलब कि गाइस ये एक साल में हो पाता, तैयार हो पाता है, ठीक है ना। इसके लिए तापमान की ज़रूरत कितनी होती है गाइस, तो तापमान की ज़रूरत इसके लिए एक प्रकार की नकदी फसल कहेंगे इसको, है ना, जायद फसल कहा जाएगा, मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम के लिए, एक्स्ट्रा। तो गाइस देखते हैं हम, तापमान की 27 डिग्री तापमान की ज़रूरत होती है, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री। और वर्षा की कितनी ज़रूरत, 27 डिग्री गाइस चावल के लिए भी थी। वर्षा की गाइस 75 से 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो 100 डिग्री सेल्सियस वर्षा की ज़रूरत, 100 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत थी चावल के लिए भी, ध्यान रखना। यह गाइस हरियाणा पंजाब क्षेत्र में, हरियाणा पंजाब यूपी में बोया जाता है गन्ना की फसल। तो गाइस हरियाणा को आप बता दें हम आपको, देखिए ये वाला इलाका पड़ता है, यहाँ पे दिल्ली हरियाणा पड़ता है, ठीक है ना। यूपी हमने देखा, यूपी में बोई जाती है। और कहाँ पे देखा गाइस, पंजाब में। देखिए फर्स्ट वाला कहाँ बोया जाता है, हमने देखा हरियाणा में। हरियाणा के बाद देखिए ये वाला क्षेत्र, हरियाणा के बाद पंजाब में, पंजाब के बाद यूपी में, यूपी के बाद गाइस हम, हाँ यही इलाके हैं गाइस इसके, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं गाइस तिलहन। तिलहन क्या है गाइस, जिससे हमें तेल प्राप्त होता है, एक प्रकार से वसा मिलती है। जैसे गाइस मूंगफली का तेल होता है कि नहीं होता है। इसके बाद सरसों का तेल होता है, देखिए ये सरसों का डायग्राम लगाया हुआ है हमने। ये गाइस नारियल का भी तेल होता है, सोयाबीन के तेल भी होता है। तो ये भी गाइस तिलहन फसलें हैं, इनको खाया जाता है, खाने के रूप में लेते हैं, लेकिन कि इसको हम अन्न नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। इसकी गाइस वसा में उपलब्धता होती है, यही लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा। ये गाइस ज़्यादातर तमिलनाडु के इलाके में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो गाइस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात कहाँ पड़ता है, तो देखिए ये है गाइस हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र, ये है गाइस गुजरात का क्षेत्र, और ये है गाइस हमारा आंध्र प्रदेश। तो इन इलाकों में गाइस बोई जाती है किसकी, क्या बोया जाता है गाइस, तिलहनी फसलें, ठीक है ना। इन इलाकों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात।
इसके बाद देखते हैं गाइस चाय उत्पादन। चाय उत्पादन की शुरुआत किसने की थी, आपको ये बता दें तो चाय उत्पादन गाइस अंग्रेज लोगों की देन है, ठीक है ना। देखिए ये गाइस गर्म जलवायु में रोपण कृषि के थ्रू गाइस बोई जाती है। गाइस चाय जो होती है ये गर्म जलवायु में बोई जाती है और वर्ष भर गाइस ज़्यादा, देखिए गर्म जलवायु की भी ज़रूरत है इसको और वर्ष भर वर्षा की भी ज़रूरत होती है। और ये गाइस ये यहाँ ऐसी गाइस परिस्थिति कहाँ बनती है, तो हम देखते हैं वर्ष भर वर्षा कहाँ होती है, तो हमारे ये असम वाले क्षेत्र में। देखिए ये वाला यहाँ गाइस हम देखते हैं पश्चिम बंगाल से गाइस जो हवाएं आती हैं वो गाइस अच्छी वर्षा करवाती हैं। यहीं पे पड़ता है गाइस मेघालय का मासेम गाइस यहाँ पे पड़ता है, जो कि गाइस विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र माना जाता है। ये है गाइस बंगाल की खाड़ी, है अरब सागर और यहाँ पे गाइस हिंद महासागर, मतलब ये तीनों साइड का। और ये वाला एरिया पे गाइस यहाँ सागर आगर नहीं है, ठीक है ना, भारत के। तो गाइस हम देखते हैं ये वाले तीनों क्षेत्रों से गाइस सागरों से घिरा हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ से जब हवाएं आती हैं, यहाँ से होते हुए जाती हैं हवाएं बंगाल की खाड़ी से गाइस, अच्छी वर्षा होती है इन वाले इलाके में, ठीक है ना। तो गाइस इसके लिए चाय के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मतलब कि उच्च जलवायु की ज़रूरत होती है, उच्च तापमान की और साथ में उच्च वर्षा की। तो गाइस यहाँ पे चाय बोई जाती है। असम है गाइस, यहाँ पे देखिए यहाँ यही गाइस असम का इलाका, ये जो ब्लू ग्रीन कलर का दिख रहा है ये असम है गाइस। इसके बाद जो रेड कलर का दिख रहा है इसको हम अरुणाचल प्रदेश कहेंगे। और यहाँ पे गाइस हम देख रहे हैं जो येलो कलर के पास में गाइस ये मेघालय का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, ये गाइस शायद नागालैंड है। इसके बाद मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। इस वाले क्षेत्र में गाइस ज़्यादा चाय की फसल बोई जाती है। इसके बाद देखते हैं गाइस कॉफ़ी भी गाइस पी जाती है, पेय पदार्थ है, लेकिन इसको गाइस अन्न नहीं कहेंगे, अनाज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। तो अनाज को हम कॉफ़ी को देखते हैं। कॉफ़ी की मांग गाइस पूरे भारत की कॉफ़ी की मांग गाइस इतनी गुणवत्ता युक्त है कि पूरे विश्व में इसकी मांग है, ठीक है। पहली वाली गुणवत्ता ये है गाइस हमारी कॉफ़ी। देखिए इन बीजों से बोई जाती है, उगाई जाती है बीजों को और इनको गाइस डाला जाता है कॉफ़ी में, तो इससे मिलती है हमें कॉफ़ी। अब देखते हैं ये गाइस ये इनको कहाँ बोया जाता है, ये भी असम, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। हमने आपको पहले ही ट्रिक में बताया था। देखिए ये है गाइस कर्नाटक का एरिया और कर्नाटक का से कॉफ़ी, ठीक है। आई होप आपको याद रखने के लिए हमने ये ट्रिक बतानी अच्छा समझा हमको, हमें लगा कि हमें ये बता देना चाहिए। इसके बाद असम वाले क्षेत्र में बोई जाती है, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में बोई जाती है। हाँ, अब चलते हैं गाइस, हमने ये चारों फसलों के बारे में बात कर ली है। देखिए गन्ना ये क्या है, गैर अनाजी फसलें थी। अब देखते हैं गाइस गैर अनाजी के बाद जो खाने पीने वाली बागवानी फसलें, कौन सी फसलें, बागवानी फसलें क्या होती हैं गाइस। देखिए जो फल और सब्जियों की फसल होती है उसी को हम कहते हैं बागवानी फसलें। ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक बोई जाती है। महाराष्ट्र में क्या बोया जाता है सर्वाधिक बागवानी फसल का, तो हम देखेंगे महाराष्ट्र में आम बोया जाता है। आम की फसल गाइस, आम हम आपके बारे में बता दें, आम के बारे में हमारा राष्ट्रीय फल भी क्या है, आम है, ठीक है ना। इसके बाद गाइस देखिए केरल से गाइस केला। देखिए का से केला आ रहा है कुछ याद, तो इससे गाइस आपको याद रह जाएगा। इसके बाद गाइस जम्मू कश्मीर में किसका उत्पादन किया जाता है, तो सेब का उत्पादन किया जाता है जम्मू कश्मीर में। मैप में क्लियर करते हैं तो गाइस देखिए ये है गाइस केरल का इलाका। कौन सा इलाका है ये, केरल का इलाका। देखिए ये वाला इलाका जो है वो केरल का है। केरल में ही क्या बोया जाता है, रबर, नारियल भी बोया जाता है। यहाँ पे केला भी बोया जाता है। क्या बोया जाता है गाइस, केला बोया जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे है गाइस क्या है ये वाला इलाका, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यहाँ केसर भी बोया जाता है। और गाइस यहीं से सेब आते हैं। सेब का उत्पादन यहीं किया जाता है, जो हम सेब खाते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें कहाँ बोई जाती हैं, इससे संबंधित गाइस मैप है। यदि आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सो गाइस फसलों के प्रकार में अभी हमने देखा था, ये अभी जो फसलें पढ़ी हमने खाद्य फसल ही थी। अब पढ़ते हैं गाइस अखाद्य फसल के बारे में।
तो गाइस यदि कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अखाद्य फसलों के बारे में लिखिए, तो आप ऐसे इस प्रकार हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद गाइस 2-3 लाइन इस प्रकार लिख सकते हैं कि वो फसलें जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं लेकिन कि उनको हम खाने में उपयोग नहीं ले सकते हैं, उनको ही अखाद्य फसल कहा जाता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं रबड़ है, रेशम है, कपास है, जूट है। आप अपने अनुसार क्वेश्चन के आंसर को लिखने में गाइस यदि कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए गाइस अखाद्य फसल के बारे में प्रकार में गाइस देख सकते हैं रबड़ क्या है, मुख्य प्रकार को लिखा है गाइस। बहुत सी फसलें ऐसी हैं जिनको खाने में यूज नहीं किया जाता है पर उनका यूज कोई ना कोई ज़रूर होता है। देखिए रेशम है, कपास है और जूट है, ये क्या है, अखाद्य फसल हैं भारत की। और गाइस इनके बारे में हम एक एक से पढ़ते हैं। तो देखा हमने रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक हम मैप में देखा था, वो केरल में किया जाता है। तो रबड़ उत्पादन के लिए गाइस कितने तापमान की ज़रूरत होती है, तो देखिए हम तापमान के आधार पर इन फसलों को भी लिख सकते हैं। तापमान, वर्षा और किस स्थान पर उगाई जाती हैं कुछ, तो उनके बारे में भी गाइस हम लिख सकते हैं। किस वाली मिट्टी में उगाई जाती हैं तो ये भी लिख सकते हैं, जिससे कि हम गाइस यदि क्वेश्चन बन जाता है मेंस हो आपका या फिर गाइस बोर्ड एग्जाम हो या कुछ भी हो, तो यदि लिखने वाला एग्जाम है तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। और यदि आपका प्री एग्जाम है, वन डे एग्जाम है गाइस, तो उसमें आप इन फैक्टरों को याद रखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एक से एक गाइस ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गाइस देखिए रबड़ का उत्पादन में तापमान की कितनी ज़रूरत होती है, तो तापमान में गाइस आप इस प्रकार लिख सकते थे। देखिए आप यहाँ पे आगे डालेंगे क्या, यहाँ पे आपने हेडिंग डाली तापमान में गाइस फिर लिखा आपने इसके लिए रबड़ के ये लिख दिया गाइस रबड़ के उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 2 लाइन आपकी आराम से आ जाएंगी। फिर आपने डाला गाइस हेडिंग डालेंगे गाइस तो आपका नंबर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वर्षा लिखा, वर्षा गाइस वर्षा के बारे में, रबड़ के उत्पादन के लिए वर्षा की ज़रूरत कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। सो गाइस इस प्रकार आप आंसर को लिख सकते हैं। देखिए रबड़ के उत्पादन के लिए कितनी वर्षा की जरूरत, तापमान की 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा की 200 सेंटीमीटर। और ये कहाँ पे उत्पादन होता है रबड़ का, हमने देखा था केरल तमिलनाडु में। तो गाइस रबड़ का इस प्रकार उत्पादन होता है। देखिए ये है गाइस पेड़ से गाइस कोई भी खरोंच मारता है और खरोंच से गाइस एक प्रकार की रबड़ निकालती है। देखिए ये, और ये पेड़ से गाइस बांधे हुए हैं जिससे कि रबड़ का आसानी से निकाला जा सके। इस प्रकार के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर, तमिलनाडु केरल में। इसके बाद देखते हैं दूसरी वाली रेशम के बारे में। 4 फसलों के बारे में बात करनी थी हमको, हमने देखा था ऊपर कौन कौन सी, रबड़, रेशम, कपास, जूट। ठीक है, तो रबड़ के बारे में बात कर ली, आई होप आपको याद रख पाएँ। देखिए रेशम का उत्पादन कहाँ पे किया जाता है गाइस, कैसे किया जाता है। देखिए रेशम का उत्पादन कोकून नामक कीड़े से किया जाता है। ये कीड़े गाइस क्या करते हैं, देखिए ये कीड़ा है कि नहीं है, ये कीड़ा गाइस क्या करता है, रेशम का मतलब कि ये शहतूत पेड़ की पत्ती में गाइस पाला जाता है, उसी को ये खाता है। और गाइस जिस प्रकार आपने मकड़ी देखा है कभी, मकड़ी क्या करती है, देखिए अपने मुँह से ही क्या निकालती है, एक प्रकार का धागेनुमा रचना निकालती है कि नहीं निकालती, छोटा छोटा ऑटोमेटिकली उसके मुंह से ही निकलता है। इसी प्रकार गाइस ये होते हैं, कोकून होते हैं जो शहतूत पत्ती को खाते हैं। और एक प्रकार के देखिए ये है, इससे गाइस क्या निकालेगा, एक कीड़ा निकल जाएगा और ये रेशम को छोड़ देगा। ठीक है, इस प्रकार का उत्पादन किया जाता है रेशम उत्पादन को इंग्लिश में सेरीकल्चर भी कहते हैं या रेशम उत्पादन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं गाइस कपास। तो रेशम उत्पादन के लिए हमने देखा था, हाँ। इसके बाद देखते हैं गाइस कपास का उत्पादन हम देख रहे हैं। इसके लिए गाइस उच्च तापमान की ज़रूरत होती है, तापमान भी ज़्यादा चाहिए होता है और हल्की वर्षा होनी चाहिए उस वाले क्षेत्र में। और गाइस और क्या विशेषता होनी चाहिए, इसके लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है इसके उत्पादन के लिए। देखिए इससे रिलेट कर सकते हैं का से कपास और का से काली मिट्टी,
याद आएगा आपको कुछ? ये गाइस काली मिट्टी हम देख रहे हैं कि सर्वाधिक काली मिट्टी दक्कन के पठार में पड़ती है। मतलब कि यहाँ पे कोई ज्वालामुखी या फिर कुछ आता है तो उससे गाइस लावा निकल के आता है और बहुत समय टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है और फिर वहाँ की मिट्टी कैसी हो जाती है? काली होती है। तो गाइस देखते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में उत्पादन किया जाता है ये कपास। देखिए ये कपास है, ये कपास मतलब एक प्रकार के अपन देहाती भाषा में रुई भी बोलते हैं, रुई बोलते हैं गाइस। इससे कॉटन का कपड़ा बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, धागा से कपड़े बनाए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं गाइस जूट के बारे में। देखिए जूट बोरियों और रस्सियों को बनाने में उपयोग किया जाता था गाइस। अब तो गाइस देखते हैं जूट के उत्पादन के लिए अब नायलॉन उसके जगह पे उसकी स्थान ले लिया है, क्योंकि गाइस नायलॉन का उपयोग ज़्यादा करते हैं लोग, जैसे पॉलीथिन का उपयोग कर लेना और गाइस प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग कर लेना। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हम देखते हैं ये सस्ती सामग्री होती है, ये सस्ते में मिल जाती है। ये है गाइस जूट का उत्पादन इस प्रकार किया जाता है। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए ये जूट का पेड़ के द्वारा गाइस लाते हैं बहुत समय तक, मतलब पेड़ के लिए गाइस ये इसका उत्पादन हम देखते हैं, इसीलिए पश्चिम बंगाल में किया जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ आकर के गिरती हैं। नदियों के साथ साथ गाइस उसको वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है। और गाइस देख रहे हैं ये वाली जलोढ़ मृदा में उत्पादित होता है। क्या? जूट जलोढ़ मृदा में, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हैं जलोढ़ मृदा कहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है, तो हम देखते हैं जहाँ पे सर्वाधिक नदियाँ आकर के आती हैं, वहाँ नदियाँ आकर के ही क्या करती हैं? मिट्टी को लेकर के बहा के लाती हैं, उसी को कहते हैं हम जलोढ़ मृदा। और ये वाला क्षेत्र कहाँ पे बनता है ज़्यादातर गाइस? तो ये बनता है हमारा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि सभी बहुत सारी नदियाँ गाइस आकर के सभी भारत की नदियाँ कहाँ गिरती हैं? हमारे दक्षिण साइड के जो पश्चिमी बंगाल की खाड़ी है, दो नदियाँ बस, नर्मदा और ताप्ती बस गिरती हैं गाइस अरब सागर, मतलब कि हाँ अरब सागर में, ठीक है ना। और देखते हैं गाइस ये पंजाब में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है, पश्चिम बंगाल और पंजाब। तो गाइस मैप में देखते हैं अखाद्य फसलों के बारे में कहाँ उत्पादित की जाती हैं। तो देखिए जो हमने देखा था रबड़ का उत्पादन कहाँ किया जाता है सर्वाधिक? केरल में। ये है गाइस केरल का एरिया, ठीक है ना, यहाँ केरल पड़ता है। इसके बाद हमने देखा था गाइस, इसके बाद केरल के बाद हमने देखा था किसका? जूट का उत्पादन हम देखा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में किया जाता है, फिर और भी जगह पे किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था गाइस कपास का उत्पादन गाइस हमने देखा था कहाँ पे किया जाता था? काली मिट्टी का क्षेत्र। देखिए काली मिट्टी का क्षेत्र ये वाला एरिया पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है काली मिट्टी का क्षेत्र। तो हमने देखा था ये गाइस यहाँ पे भी कपास का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है गाइस, ये इस वाले इलाके में, ये वाले इलाके में यहाँ पे पाया जाता है गाइस। क्या हम देख रहे हैं? कपास के बाद हमने क्या कौन सी अखाद्य फसल देखी? हमने रेशम का उत्पादन गाइस कहाँ पे किया जाता है? हम आपको बता दें तो रेशम का उत्पादन शहतूत नामक वृक्ष की पत्तियों से किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का इलाका, यहाँ पे किया जाता है गाइस किसका? रेशम का उत्पादन। इसके बाद हमने देखा गाइस किसका? हाँ कपास का उत्पादन। तो कपास का उत्पादन कहाँ किया जाता है? हमने कपास का उत्पादन काली मिट्टी वाले क्षेत्र में किया जाता है। काली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पड़ता है गाइस? महाराष्ट्र के बाद देखिए आप, महाराष्ट्र के बाद गुजरात के बाद मध्य प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में गाइस किया जाता है कपास का उत्पादन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रबड़ का उत्पादन की बात हो रही है तो रबड़ का उत्पादन ये वाला केरल वाले क्षेत्र में। सो गाइस अब देखेंगे हम कृषि उत्पादन के लिए, हम देख रहे हैं हमारी कृषि क्या होती है। हमारी कृषि क्या है गाइस? भारत की जनता का आधे से ज़्यादा जनता का रोजगार गाइस कृषि से लगा हुआ है। हम देख रहे हैं गाइस कृषि का खाने के लिए भी उपयोगी होती है, खाने के साथ साथ गाइस हमारे पहनने वाले कपड़ों के लिए भी गाइस बनते हैं उससे। और इससे गाइस खाने के साथ साथ बहुत सारे लोग रोजगार में लगे हुए हैं। रोजगार के साथ साथ गाइस इसमें हम देख रहे हैं ये गाइस इससे कच्चा माल मिलता है, तो इससे गाइस उद्योग धंधे भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इससे गाइस जीवन
निर्वाह भी चल रहा है। तो गाइस इसमें सरकारी क्या प्रयास किए गए हैं? सरकार ने गाइस इतने गाइस इम्पोर्टेंट कार्य, क्योंकि हम देख रहे हैं कृषि के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। खाना नहीं मिलेगा गाइस, हम क्या खाना खाएंगे? खाना भी नहीं मिलेगा, कपड़े भी नहीं मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें गाइस कृषि से होती हैं। जैसे कि हम गाइस पर्यावरण प्रदूषण भी गाइस इससे रोक सकते हैं वृक्ष लगा के। तो गाइस सभी चीज़ों के लिए गाइस हमें कृषि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हम देख रहे हैं कृषि की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हुए भी गाइस सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस सरकार के द्वारा किए गए प्रयास देखिए, संस्थागत प्रयास भी किए गए हैं और प्रौद्योगिकी प्रयास भी किए गए हैं। तो देखते हैं संस्थागत प्रयास के बारे में। कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, भारत सरकार ने की है। जो देखिए कृषि मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना देखिए, ये है गाइस ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया विश्वविद्यालय। यहाँ पे गाइस कृषि से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसमें गाइस कृषि की शिक्षा दी जाती है। गाइस कृषि की शिक्षा किस प्रकार करना, खेती को किस प्रकार करना चाहिए, नए तरीके से किस प्रकार अपनाना चाहिए जिससे कि हमें प्रदूषण भी ना हो। हम देख रहे हैं इसी के द्वारा हमें एक नया तरीका मिलता है। पढ़ के हम गाइस नए जागरूकता के साथ कृषि करें। इसके लिए ग्वालियर में विजया राजे सिंधिया गाइस मध्य प्रदेश में 2 कॉलेज बनाए गए हैं विश्वविद्यालय। एक तो गाइस जबलपुर में भी है और एक है कहाँ पे, ग्वालियर में। तो गाइस इन वाले महाविश्वविद्यालय में किया जाता है, कृषि विश्वविद्यालय है ये, ठीक है ना। यहाँ पे नए उर्वरक कैसे किया जाएगा, किस प्रकार उपयोग किया जाए, इसके बारे में बताया जाता है। जैसे गाइस हम देख रहे हैं कि हरित क्रांति के द्वारा उर्वरकों का तो प्रयोग किया गया, लेकिन उससे एक हानि हुई कि हमारी भूमि की गाइस और ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण हमारी भूमि कैसी हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है कुछ समय के बाद। तो गाइस उसकी उपज भी खत्म ना हो, तो इसके लिए गाइस जैसे हम बताया गया है किसका उपयोग करना चाहिए, हमें कार्बनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि गाइस हम यूरिया वगैरह कम से कम डालें, जिससे गाइस हम तुरंत तो फसल ले लेते हैं, लेकिन बाद के लिए हमारी ज़मीन तो गाइस हम देख रहे हैं बढ़ नहीं रही है, बल्कि जनता बढ़ रही है, और गाइस उसके लिए रोजगार की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, खाने पीने की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। तो हमें इस प्रकार की खेती करना है जिससे कि गाइस पॉल्यूशन भी ना हो और हमारा जीवन यापन भी चलता रहे। गाइस यदि हम ज़्यादा उर्वरक डाल करके खेती करते हैं, इस प्रकार की खेती करते हैं, तो इसमें क्या होता है, उसकी भूमि की क्षमता भी नष्ट होती है, और साथ में क्या हम वो वाला भोजन करते हैं, तो वो भोजन गाइस जैसे हम देखते हैं कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, यूरिया खाद का प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारे गाइस भोजन के साथ में हमारे पेट में जाती है। तो गाइस ये नाइट्रोजन युक्त, तो मतलब कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए भी हम हेल्थी नहीं रह पाते हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं पहले की ज़्यादा अपेक्षा, ठीक है ना। ये हमारे शरीर के लिए भी नुकसानदायक होती है। इसके बाद और क्या प्रयास किए गए, पशु चिकित्सा की व्यवस्था की गई। हम पशु चिकित्सा की व्यवस्था देखिए, यहाँ पे गए पशुओं के लिए हम देखते हैं कृषि के लिए पशु की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पशुओं की, तो गई पशु चिकित्सा की व्यवस्था की गई। इसके बाद देख सकते हैं मौसम पूर्वानुमान। तो गई मौसम पूर्वानुमान देखिए भारत सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छा किया गया प्रयास है, क्योंकि हम देखते हैं किसानों को हमेशा से जोखिम उठाना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं गाइस किसानों को क्या करना पड़ता है, वो लोग कृषि तो करते हैं पर कभी उनको पता नहीं होता है कि कब पानी गिरेगा। पता चला बहुत सारी लागत लगा दी उन्होंने, अपना बीज था गाइस तो वो क्या किए उन्होंने बो दिया, और बो दिया तो फिर क्या हुआ, कुछ टाइम पता चला कि अब फिर बारिश ही नहीं हो रही है। अब बारिश नहीं हो रही है तो उनका घर का बीज भी चला गया, और गाइस क्या हुआ, बारिश नहीं हुई तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, नुकसान पूरा साल लगे रहे। लास्ट में पता चला कि उसकी फसल में कीड़े लग गए, तो हुआ नुकसान उनका कि नहीं हुआ, और साथ में पता चला बारिश नहीं हुई इस साल, तो अब वो क्या करेंगे गाइस। तो गाइस ये पूर्वानुमान के द्वारा गाइस हमें यदि पता चल जाए, किसानों को पता चल जाए कि इस साल ज़्यादा बारिश होने वाली नहीं है, तो गाइस वो उस प्रकार की फसल नहीं लगाएंगे। जैसे कि यदि उनको चावल की फसल बोना था तो वो चावल की फसल में हम देखते हैं सर्वाधिक पानी की ज़रूरत होती है, एक मतलब कि 100 डिग्री सेंटीमीटर पानी की ज़रूरत होती है। तो वो पानी वाली फसल ना बो करके वो कौन वाली फसल बोल देते हैं,
कम पानी वाली फसल, जैसे कि गैस सोयाबीन की फसल में ज़्यादा पानी नहीं लगता है क्या, ज़्यादा नहीं लगता है और वो आसानी से उग जाती है। इस प्रकार की फसल भी बो सकते हैं। तो ये गैस बहुत ही ज़रूरी है। देखिए ये किसान बना हुआ है, ये रेडियो, इसका प्रसारण किसके द्वारा किया जाता है गैस, रेडियो है, टीवी है, तो विभिन्न चीज़ों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, जमींदारी प्रथा का अंत करना। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया भारत सरकार के द्वारा। इससे भी गैस किसानों को बहुत ज़्यादा सहायता मिली। क्या होता है किसानों को गैस, क्या किसकी ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है कृषि करने के लिए, होती है कि नहीं होती है। जैसे उनको कीटनाशक लाना है, उनको अच्छी क्वालिटी के गैस बीज लाना है, तो क्या करेंगे वो लोग, पैसों की ज़रूरत होती है। वो लोग पैसे लेने कहाँ जाते हैं, जमींदारों के पास जाते हैं। जमींदारों क्या करते हैं, उनका गैस पट्टा रख लेते हैं उस ज़मीन का, और कभी हो सकता है गैस उन्होंने पैसा लिया और उसी साल क्या हो जाता है, उनको गैस सूखा पड़ जाता है, या फिर गैस बारिश नहीं होती है, ओलावृष्टि हो जाती है गैस कभी कभी, तो लगी फसल भी क्या हो जाती है, उनकी नष्ट हो जाती है। फिर वो पैसे देने में उस टाइम पे असमर्थ होते हैं। तो गैस ये जमींदार लोग क्या करते थे, उनकी भूमि हड़प लेते थे। तो गैस इसका गैस क्या किया गया, इसका अंत किया गया, समाप्त किया गया। और दूसरा कार्य क्या किया गया, इसमें आप लिख सकते हैं, भूमि की चकबंदी की गई। चकबंदी के आधार पर गैस, जैसे कोई भूमि है तो गैस हम देखते हैं पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है भारत की, तो गैस इस भूमि को क्या कर देते हैं, लोग बांटते जा रहे हैं। तो खेत क्या होते जा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जा रहे हैं। छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे गैस, तो ना ही वहाँ पे ट्रैक्टर चल पाएगा, ना ही कोई मतलब कि प्रौद्योगिकी का विकास कैसे होगा। और गैस जब ये ही नहीं चल पाएंगे तो फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी किसान लोगों को खेती करने में। इसके बाद देखते हैं अपन, फसल बीमा योजना लाई गई भारत सरकार के द्वारा। फसल बीमा योजना के बारे में आप 2 लाइन लिख दीजिए गैस। जैसे कि फसल बीमा योजना में जैसे चक्रवात आता है, सूखा आ जाता है गैस, चक्रवात आ जाता है, सूखा आता है, ओलावृष्टि हो जाती है, अत्यधिक बाढ़ आ जाती है, तो किसान की फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लगी लगाई गई फसल नष्ट हो जाती है। तो इसमें गैस जब किसान ने क्या किया, पूरी साल मेहनत की, उसका रुपये क्या है, हो सकता है उसने कर्ज लेकर के ही किसान में पैसा लगाया हो खेत में, और गैस ओलावृष्टि हो जाती है, तो आप सोचिए उसका तो बना बनाया जीवन उजाड़ जाता है। तो गैस इसके लिए गैस सरकार ने क्या किया, इसकी कोशिश की है। इससे गैस बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, सोचते हैं हमें कृषि करना ही नहीं है, मतलब उत्सुकता उनकी ख़त्म हो जाती है, बहुत बड़ी निराशा में डूब जाते हैं। तो गैस उनका कृषि से ध्यान हट सकता है। इसके लिए गैस भारत सरकार ने क्या किया है, फसल बीमा योजना बनाई गई है। इसमें गैस किसानों को गैस पैसा दिया जाता है यदि उनकी फसल नष्ट हो जाती है। कृषि क्रांति लाई गई गैस, हमने देखा हरित क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा। हरित क्रांति कब लाई गई थी गैस, 1966-1967 में लाई गई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति में हमने देखा, हरित क्रांति में गैस मोटे अनाज की कृषि को बढ़ावा दिया गया, जैसे कि गैस गेहूँ है, गेहूँ के साथ साथ जैसे कि गेहूँ है, मोटा अनाज और क्या है, जौ है, बाजरा है, इन कृषि को बढ़ावा दिया गया। गैस इनकी उर्वरता बढ़ाई गई ज़मीन की, जैसे यूरिया उर्वरता बढ़ाई गई, विभिन्न खादों का प्रयोग किया गया। तो इससे क्या हुआ, उर्वरता तो बढ़ गई, लेकिन गैस अब हमारी एक प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करके अपनी भूमि की क्षमता नष्ट होती है इससे। तो अब देखा गया तो एक क्रांतियाँ लाई गई, श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति लाई गई। दुग्ध क्रांति में गैस किसका, ऑपरेशन फ्लड लाया गया, जिसमें पशुओं के बारे में लाया गया, पशुओं के लिए गैस ऑपरेशन फ्लड लाया गया, दुग्ध क्रांति को बढ़ावा मिला इससे। देखिए और भारत सरकार ने क्या किया है, सिंचाई परियोजना की शुरुआत की। जिस इलाके में गैस हम देखते हैं ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो गैस वहाँ पे बांध बना दिया जाता है, और बांध बना दिए, जैसे कि इंदिरा गांधी बांध परियोजना की शुरुआत की थी इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना। तो ये गैस एक प्रकार का बांध है। देखिए बांध में हम देख रहे हैं, ये बांध बना दिया जाता है जहाँ पे गैस, तो वहाँ के किसानों का आसपास की भूमि गैस आराम से हरी भरी रहती है, ये लोग आसानी से पानी को लगा सकते हैं। ये होती है गैस सिंचाई परियोजना, ठीक है ना। तो इससे गैस बहुत सारी गैस भूमि हरी भरी होती है। ये इंदिरा गांधी परियोजना कहाँ लाई गई थी गैस, ये राजस्थान से होते हुए पंजाब वाले इलाके में गैस आगे भी जाती थी। तो विभिन्न परियोजनाएं लाई गई। सो गैस देखते हैं अपन जो खाद्य सुरक्षा, अपन जो मतलब कि अनाज तो उत्पादन कर लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ की गैस कमी आ जाती है और किसी चीज़ की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे कभी कभी
गेहूं की फसल अच्छी हो जाती है तो कभी कभी चावल की कृषि अच्छी हो जाती है। तो इसमें क्या होता हो, कभी कभी किसी इलाके पे चावल की फसल एक भी नहीं होती है गाइस, जैसे कहीं बाढ़ आ जाना या फिर तो ओलावृष्टि हो जाना, इससे फसल का नष्ट हो जाना। तो गाइस खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत सबको होती है, ठीक है ना। तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या किया है गाइस, यहाँ पे बफर स्टॉक था, ठीक है ना। तो बफर स्टॉक की व्यवस्था की गई है। मतलब बफर स्टॉक क्या होता है, जब और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और खाना हम देखते हैं सभी के लिए ज़रूरत होता है कि नहीं होता है। खाना कुछ हो या ना हो गाइस, खाने जीवित रहना है तो खाना तो होना ही चाहिए। तो देखिए बफर स्टॉक में क्या होता है कि जब कभी किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा उत्पादित हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, उसको गाइस स्टॉक करके क्या कर लिया जाता है, रख लिया जाता है। और जब कभी गाइस बाढ़ आती है, सूखा आती है किसी राज्य में, तो वहाँ पे वितरण की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे बांट दिया जाता है। या फिर गाइस बफर स्टॉक में गाइस क्या करते हैं, ये लोग जिस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है उसको निर्यात कर देते हैं, और जिसका नहीं होता है तो उसको एक स्टॉक बना करके रखते हैं। अपने कहने का मतलब कि थोड़ा बहुत स्टॉक रख लिया और जो एक्स्ट्रा हुआ वो बेच दिया। और गाइस स्टॉक में इतना तो होना चाहिए कि किसी राज्य में यदि कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ के लोगों को, वहाँ के किसानों को, वहाँ के लोगों को गाइस भोजन उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद गाइस सार्वजनिक वितरण प्रणाली हम देखते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, घरेलू खाद्यान्न सामग्री। गाइस खाने की ज़रूरत सबकी होती है। हम देखते हैं कोई हमारे भारत में खाने के लिए भी नहीं होता है, कोई नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम देखते हैं राशन कार्ड की व्यवस्था की गई है। एक तो गाइस गरीबी रेखा का राशन कार्ड होता है, जिसमें गाइस हर राज्य में, मतलब कि हर राज्य में क्या किया गया है, खाद्यान्न वितरण प्रणाली की व्यवस्था की गई है। 2001 में जो हमने देखा था, एक तो गाइस सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 से शुरू हुई थी शायद, जिसमें कि गाइस राशन कार्ड की व्यवस्था की जाती है। 2001 से और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है इसको। तो उसमें गाइस सबको राशन के उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद देखते हैं गाइस वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा इस वाले कृषि में। वैश्वीकरण क्या होता है, आगे अपन उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर लें। तो गाइस देखिए वैश्वीकरण क्या होता है, अनेक देशों को आर्थिक तथा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों से निकटता में आना ही क्या है, और उसमें व्यापार करना ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। मतलब विश्व से व्यापार करना, एक प्रकार से विश्व के सभी देश आकर के गाइस जो चीज़ें ज़्यादा होती हैं वो दूसरे देशों में व्यापार कर देते हैं, और जो चीज़ हमको लेनी होती है हम दूसरों देशों से ले लेते हैं। इसको हम खुली अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके गाइस अच्छे प्रभाव भी देखे गए कृषि में, और कुछ बुरे प्रभाव भी देखे गए। कुछ अच्छे प्रभाव देखे गए, कुछ बुरे प्रभाव देखे गए। तो देखिए इसको हम 4-5 पॉइंट लिखे हैं। यदि आपको क्वेश्चन आ जाता है इनके आधार पर हम बात करेंगे। इससे हमें याद भी रह पाता है गाइस बहुत लंबे टाइम तक। और लंबे टाइम पर याद रहने के साथ साथ यदि आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ाम दे रहे हैं गाइस, तो आप इस प्रकार पॉइंट बना करके लिख लीजिए। और गाइस उसके अंदर आप 1 या 2 लाइन से आगे ये पॉइंट को याद रखिए। पॉइंटों के आधार पर गाइस आप 2 लाइन पे, 3 लाइन पे आसानी से इन पॉइंटों के अंदर गाइस लिख सकते हैं। तो देखिए हम गुणवत्ता के आधार पर बात करें, इससे गाइस भारत में अच्छे प्रभाव क्या देखे गए। अच्छे प्रभाव में आप ये लिख सकते हैं गुणवत्ता के आधार पर कि हमें अच्छे प्रभाव में ये देखा गया कि हम भारत में जो चीज़ों की अच्छी गुणवत्ता नहीं थी, जैसे ही गाइस विदेशों में अच्छी गुणवत्ता वाली चीज़ों की मांग हुई तो भारत की अनाज की गाइस गुणवत्ता को बढ़ाया गया। गुणवत्ता को बढ़ाना मतलब कि गाइस अच्छी किस्म का अनाज बोना, ठीक है ना। बुरे प्रभाव क्या देखे गए गाइस, जो किसान गाइस क्या थे, गुणवत्ता पैसे में गाइस जो गुणवत्ता बढ़ाई जाती है, फ्री में नहीं बढ़ाई जाती, ठीक है ना। मतलब कि जैसे बीज लेंगे हम अच्छा वाला तब तो वो गुणवत्ता बढ़ेगी ना। और गाइस हम देखते हैं अच्छी किस्म का बीज आता है, जो कोई बोता है गाइस, पैसा होता है तो वो बो लेते हैं बहुत से किसान, और जिनके पास नहीं होता है तो वो तो अपना पुराना बीज ही बोते हैं। तो गाइस तो इससे क्या हुआ, जो
मतलब कि अच्छा ज़्यादा गुणवत्ता वाला बीज नहीं था, यदि वो बो रहे थे तो उनकी मांग गाइस व्यापार में बहुत ज़्यादा कम गई। और गाइस ये मांग कम जाने के कारण क्या हुआ, उनमें बहुत ज़्यादा निराशा हुई गाइस, और बहुत से लोगों ने कृषि छोड़ना ही पड़ गया। ठीक है ना, ये देखा हमने बुरा प्रभाव, और ये देखा कि गुणवत्ता को बढ़ाया गया अच्छे प्रभाव में। और क्या देख सकते हैं गाइस, जमीन की उर्वरता में वृद्धि की गई। अच्छे प्रभाव में क्या देखा गया, हमने देखा कि जमीन की उर्वरता शक्ति को बढ़ाया गया, विभिन्न प्रकार की खादों को प्रयोग करना। तो गाइस अच्छा प्रभाव ये देखा गया कि उर्वरता बढ़ गई गाइस, इससे अनाज का उत्पादन भी ज़्यादा होने लगा। इसका गाइस हानि देखें हम, या फिर सब चीज़ों के गाइस अच्छी भी चीज़ होती है, अच्छा प्रभाव भी पड़ता है और बुरा भी पड़ता है। तो इसकी यदि हम हानि देखें तो क्या हुआ, इससे हानि ये हुई गाइस कि हम देख रहे हैं कि गाइस ज़्यादा उर्वरता का प्रयोग करने, उर्वरक खादों आदों का प्रयोग करने से ज़मीन की सहन क्षमता कम गई। ठीक है ना, मतलब कि उनकी उर्वरक क्षमता कम गई। और ज़्यादा गाइस जैसे अपन DAP खाद का उपयोग कर लेते हैं तो क्या होता है, वो भूमि कुछ समय बाद अपनी उर्वरता ही खो देती है। फिर गाइस प्रकृति को, इसके लिए गाइस एक अच्छी बात ये थी कि मतलब इसमें रासायनिक खादों का, कार्बनिक खादों का उपयोग की बात भी बताई गई। ठीक है ना, और बुरी बात थी गाइस कि मतलब कि बहुत से किसान ये सब नहीं कर पाते थे। निर्यात में गाइस हमने देखा, निर्यात में वृद्धि हुई गाइस। जैसे ही भारत के लोगों को यदि निर्यात करना होता है तो अब निर्यात में आसानी से गाइस हम अपना माल क्या कर देते हैं, दूसरे देशों में विक्रय कर देते हैं, जो भी फसल उत्पादन की है, और दूसरे देशों से पैसा ले लेते हैं, और दूसरे देशों से जो हमारी ज़रूरतों की चीज़ है उनको हम खरीद लेते हैं। ये हुआ गाइस अच्छा प्रभाव। और दूसरा निर्यात गाइस, इसमें बुरा प्रभाव क्या देखा गया, हम इसके बारे में देखते हैं। तो बुरा प्रभाव ये हुआ, जो गाइस धनी देश हैं तो वो क्या कर लेते हैं, वो भंडारण की प्रक्रिया अपनाने लगे। किसकी, भंडारण की, मतलब कि जो गरीब देशों से बहुत ज़्यादा अनाज का या फिर बहुत सी चीज़ों का क्या कर लेते हैं, इकट्ठा निर्यात कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब गाइस हम ही को ज़रूरत पड़ती है उस अनाज की और हम खरीदते हैं तो हमको महंगा देते हैं। तो बुरा प्रभाव ये देखा गया। इसके बाद देखते हैं पैदावार में गाइस काफ़ी वृद्धि हुई, मतलब कि जैसे ही पैदावार को बढ़ाया गया, वही जो नहीं बढ़ा पाया तो क्या किया, उसको अपना कृषि करना ही छोड़ना पड़ा। तो ये हुआ बुरा प्रभाव। इसके बाद आप लिख सकते हैं कृषि वैज्ञानिकों का, वैज्ञानिक आए गाइस, जो कृषि वैज्ञानिक थे गाइस, इससे ये अच्छा प्रभाव देखा जा गया कि मतलब कि वहाँ की जो तकनीकी थी वो यहाँ पे भी लाई गई। नई प्रौद्योगिकी का गाइस हम देख रहे हैं, नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाने लगा। मतलब कि गाइस जैसे भी किसी देश में अच्छा प्रभाव ये हुआ गाइस इसका कि किसी देश में कोई प्रौद्योगिकी आती थी तो वहाँ से हम खरीद सकते थे, और उससे गाइस खरीद करके हमारे यहाँ भी यूज कर सकते थे। बुरा प्रभाव ये देखा गया कि हम अच्छी चीज़ तो खरीद सकते हैं, लेकिन गाइस जब हमारे पास पैसा होगा तब ना खरीदेंगे, वरना गाइस यदि पैसा नहीं होगा तो कम से कम, अभी तो हम अपना हल में चला रहे थे काम किसान लोग, लेकिन अब इन चीज़ों के आ जाने के कारण अब हमको क्या होता है, हल चलाने में भी प्रॉब्लम होती है। मतलब कि गाइस अब हम अपनी खेती बहुत लंबे टाइम पे कर पाते हैं, और हमारे लिए गाइस पैसा यदि हम बेचते हैं तो इनको गाइस अच्छा पैसा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपज कर लेते हैं, हम कम कर पाते हैं, और गाइस हम अच्छी गुणवत्ता का नहीं कर पाते हैं तो हमारा बेचता भी नहीं है ना। तो ये गाइस बुरा प्रभाव देखा गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस कैसा लगा लेसन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारी ये गाइस जो हमने चित्रों डायोग्राम का प्रयोग किया है, आपको हमेशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।